देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग AS11 जो है वो स्टार्ट किए थे और लगभग हो ही गया है, बस 2 टॉपिक इस पे, 2 कंसेप्ट बाकी है, वो बता देते हैं। और उसके बाद हम लोग AS3 जो कि हम लोग ऑलरेडी कैश फ्लो में कर चुके हैं, हम दिखा देंगे इसमें से कैसा क्वेश्चन आता है, तो इसे अलग से पढ़ने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। हमारा ये होने के बाद फटाफट हम AS3 एक बार दिखा देंगे कि AS के अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये कैश फ्लो का भी ना PDF जो है ओपन कर रखा है, तो एक बार मैम रिकॉल स्क्रीन कर। शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयर बंद हो गया, एक मिनट। अब देखो। यस मैम। ठीक है। अच्छा यहाँ पर AS11 हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका कंसेप्ट ये था कि अगर हम लोग डॉलर, मतलब डॉलर नहीं, मतलब फॉरेन करेंसी में अगर हम लोग डील करते हैं तो उससे हमारा इम्पैक्ट क्या आएगा। गुड इवनिंग शिवम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो इसमें देखो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया था, यहाँ एक स्पेशल केस जो है पैरा 46 से ये भी पढ़ा था, और ये सब हम रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद 2 पॉइंट जो बाकी है वो करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है फॉरेन ऑपरेशन। जैसे कि हम एक बार दिखा देते हैं, हम लोग को कवर करना था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे तो हम लोग को 3 टॉपिक कवर करना था इस एएस में। पहला टॉपिक हम लोग कर चुके हैं कवर, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। नेक्स्ट ये वाला जो ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते वहां पर ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देंगे, ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, ये ब्रांच में हम डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, ब्रांच में बताया हुआ है, जिन्होंने क्लास कर लिया है, जिनका नहीं हुआ है उनका हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी बताएंगे। और अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, पहले ये वाला करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं फॉरेन ऑपरेशन 2 तरह का होगा। ठीक है, फॉरेन ऑपरेशन 2 तरह का होगा, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। ठीक है, अगर ब्रांच रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, जिनका हो गया है तो याद होगा टर्म इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस और नॉन इंटीग्रल। ठीक है, ये केस कब अराइज होता है फॉरेन ऑपरेशन का, जब हम लोग का हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन ब्रांच जो है वो फॉरेन में है। इन दैट केस हमारा ब्रांच कैसा है, इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करता है या नॉन इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है। इंटीग्रल का मतलब हो जाता है कि ये ऐसा मतलब ऐसा एक फॉरेन ऑपरेशन होगा जहां पर एक्टिविटीज जो है वो इंटीग्रल पार्ट, उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग करेगा इंटरप्राइज खुद। मतलब देखो, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का मतलब बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, ये कुछ भी काम करेगा तो अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और ये जो है नॉन इंटीग्रल जो है वो हेड ऑफिस पे डिपेंड नहीं होगा। मतलब जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी हमारा कम हो जाता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल बात है। तो वैसे ही ब्रांच 2 तरह का हो सकता है, जब ब्रांच पढ़ोगे तो वहां पर और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ब्रांच जो है वो ब्रांच मतलब क्या, वो मेन पार्ट है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक ब्रांच है। लेकिन ब्रांच 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब वो ब्रांच तो है लेकिन अपना ख्याल वो खुद रख सकता है, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वगैरह खुद मेंटेन करता है। और एक ऐसा ब्रांच भी हो सकता है जो पूरा पूरी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हर एक काम के लिए उसे हेड ऑफिस से जो है मतलब पूछना पड़ता है, या कुछ भी चाहिए तो हेड ऑफिस को बोलना पड़ता है, अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिख देते हैं, it is a foreign operation, it is a foreign operation, the activity
activities of the reporting, the activities of which are integral part of those of the reporting enterprise. मतलब कुछ भी होगा, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज जो करता है, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इन द सेंस हेड ऑफिस, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब होता है हेड ऑफिस। तो क्या हो गया, इट इज द फॉरेन ऑपरेशन, क्योंकि फॉरेन में एक्टिविटीज हो रहा है। द एक्टिविटीज ऑफ विच आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस जैसा जैसा जो भी करेगा ये उसे रिपोर्ट करता जाएगा, मतलब हेड ऑफिस को हर एक बात का रिपोर्टिंग ये करेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, ठीक है। द बिजनेस ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, IFO लिख दिया मैंने, ठीक है, इज कैरिड ऑन एज इफ it were an extension of the reporting enterprise operations, ठीक है। मतलब जैसे ये इसी का हिस्सा है, हेड ऑफिस का हिस्सा है। वैसे ब्रांच हेड ऑफिस का हिस्सा होता है, लेकिन जैसे देखो बच्चे भी पेरेंट्स का ही हिस्सा होते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका डिपेंडेंसी कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब पेरेंट्स नहीं रहेंगे अगर हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं। हेड ऑफिस रहेगा ही, ब्रांच ही रहेगा, लेकिन ब्रांच का लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसा है, क्या वो मतलब अगर छोटा बच्चा है तो वो हर बात पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अब वो अगर बड़ा हो रहा है तो हर बात पे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, खुद भी अपना डिसीजन ले सकता है। उसी तरह से अगर ऐसा ब्रांच है जो अपना सारा डिसीजन खुद ही ऑपरेट करता है, दैट इज नॉन इंटीग्रल, और अगर नहीं कर पाता है तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर नॉन इंटीग्रल वाला लिख लेते हैं। इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज अ फॉरेन operation that is not an integral operation. The business of NIFO is carried on in subsequently independent way by accumulating cash and other monetary item items incurring expense, generating income, and arranging, borrowing in its own local currency, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया ये भी फॉरेन ऑपरेशन ही है, दैट इज नॉट एन इंटीग्रल, लेकिन ऐसा है कि ये इंटीग्रल ऑपरेशन नहीं है, मतलब ये अपने हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो हेड ऑफिस का ही हिस्सा, बट हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं है। द बिजनेस ऑफ नीफो इज कैरिड ऑन इन
सब्सिक्वेंशियली इंडिपेंडेंट वे, ठीक है, इंडिपेंडेंट तरीके से करता है। कैसे करके इंडिपेंडेंट है? ये एक्यूमुलेट करता है अपना जरूरत का कैश या फिर अदर कोई भी मॉनिटरी आइटम इसे जरूरत हो एक्सपेंस करने के लिए, या फिर इनकम जनरेट कर रहा है तो वो खुद से कर रहा है, एक्सपेंस पे कर रहा है तो खुद से कर रहा है। एक्सपेंस पे करने के लिए कैसे करके उसे पैसा वगैरह चाहिए, अपना अगर कुछ भी बोरिंग वगैरह मतलब लोन वगैरह चाहिए, तो हर चीज के लिए हेड ऑफिस को परेशान नहीं करता है, ठीक है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा सकता है। तो ऐसा जो एक्टिविटी होगा ब्रांच में, इस तरह के ब्रांच को नॉर्मली तो हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। यहाँ पर क्योंकि ये फॉरेन ब्रांच वाला कंसेप्ट है, इस यहाँ पर लैंग्वेज होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और ये है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ता है कि कैसे करके जब ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्योंकि ये क्या है, चाहे वो इंटीग्रल ऑपरेशन हो चाहे नॉन इंटीग्रल हो, है तो ब्रांच, ठीक है। अब ब्रांच तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हर एक ब्रांच का अलग अलग थोड़ी ना बनाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट होगा। मतलब सारे ब्रांच का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो मतलब इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, सारे ब्रांच का डिटेल्स लेके फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। तो हेड ऑफिस इंडिया में है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन करेंसी में बनेगा। तो ये जो फॉरेन ब्रांच अपना रिपोर्टिंग देंगे वो तो फॉरेन करेंसी में देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका जो रिपोर्टिंग है चाहे वो ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में हो या कुछ और हो, हमें उनका जो रिपोर्टिंग मिलेगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग कब कौन सा रेट अप्लाई करेंगे उसका एक चार्ट लिखवा देते हैं। तो देखो ये लिखवाया हुआ है एक बार मेरा, मतलब फॉरेन ब्रांच जब पढ़ते हैं तब हम लोग लिखवाया हुआ है मेरा, ठीक है, वही वाला लिखेंगे। फॉरेन ऑपरेशन यहाँ पर पहला, अगर मेरा आइटम एक्सपेंस या इनकम है तो ईफो और नीफो, ठीक है, दो हेड कर लेंगे। ईफो का मतलब इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, नीफो का मतलब नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन। तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल रेट, यहाँ भी एक्चुअल रेट, नहीं मिला तो एवरेज रेट, ठीक है, इफ नॉट देन एवरेज रेट। ये समझा देंगे कैसे अप्लाई होगा। फिर से यहाँ पर इफ नॉट देन एवरेज रेट, ठीक है। अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस हो रहा है हम लोग का हमारे फॉरेन ब्रांच में, चाहे वो ईफो हो या नीफो हो, तो उस एक्सपेंसेस को जब हम लोग उसका इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो जिस दिन वो एक्सपेंस या इनकम हुआ था उस दिन का जो रेट था उस पे करना पड़ेगा। तो वैसे तो पूरे साल में बहुत सारा इनकम या एक्सपेंस हो सकता है, क्या हर बार एक्चुअल रेट याद रखना पॉसिबल है हमारे लिए? रेट तो होगा नहीं, मतलब उतना सारा रेट अगर क्वेश्चन में रहेगा तो रेट के बाद रेट क्वेश्चन में पूरा रेट से ही पेज भर जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एवरेज रेट लिया जाता है, ठीक है। एवरेज रेट से हम लोग को क्वेश्चन में ना एवरेज रेट ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को एवरेज रेट ही मिलेगा, एक्चुअल रेट नहीं मिलेगा। बात को समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो एक्चुअल रेट का मतलब एक्सपेंस तो डेली होगा, इनकम भी डेली होगा। अब डेली जो रेट चेंज हो रहा है, डेली का रेट याद रखना तो पॉसिबल नहीं है। इतना सारा रेट अगर क्वेश्चन हमें देगा, प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में इतना सारा रेट देगा तो रेट रहेगा क्वेश्चन में, इसीलिए एवरेज रेट यूज किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक, इसको कैसे हम लोग इसमें कैसे चेंज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को जब हम लोग को चेंज करना है तब हम लोग यहाँ पर ओपनिंग रेट यूज करेंगे। आसान है, इसे याद रखना, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट। यहाँ पर भी वही, नीफो इफो दोनों केस में सेम। अच्छा, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का रेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट, मतलब जिस दिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो रहा है उस दिन का रेट, एक्चुअल रेट अगर अवेलेबल नहीं है, इफ नॉट देन क्लोजिंग रेट। ये इफो के केस में, और नीफो के केस में क्या होगा, क्लोजिंग रेट, ठीक है। तो नॉर्मली क्लोजिंग रेट ही हमें मिलेगा, एक्चुअल रेट क्वेश्चन में कम ही रहता है, अगर रहेगा तो हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों केस में क्लोजिंग रेट, लेकिन ईफो में एक कंसेप्ट आ गया, अगर एक्चुअल रेट दे रहा है तो एक्चुअल रेट लेना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट, अगर इसका कन्वर्जन करना है तब कैसे होगा, फिक्स्ड एसेट के केस में एक्चुअल रेट लेना है और यहाँ पर क्लोजिंग रेट लेना है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर,
मॉनिटरी आइटम, मॉनिटरी आइटम का मतलब AS11 के हिसाब में मॉनिटरी आइटम का मतलब जिसका अमाउंट पेबल और रिसीवेबल फिक्स्ड होता है, लाइक डेटर, क्रेडिटर, BPBR, ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये मॉनिटरी आइटम। अच्छा, इसमें क्लोजिंग रेट, इसमें भी हम लोग क्लोजिंग रेट लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे रेट को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, 6th नंबर पे आ जाएगा गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, ठीक है, या फिर हेड ऑफिस बैलेंस, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट। देखो, अगर हेड ऑफिस गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस को अगर गुड्स भेजा जा रहा है तो एक्चुअल रेट हमें मिलेगा, हम लोग एक्चुअल रेट पे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, 7th नंबर एक्सचेंज डिफरेंस, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रांसफर होगा, ठीक है, PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ईफो है और नीफो है तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ठीक है। अच्छा, अब ये समझ में आ जाएगा कि इसको हमें कैसे डील करना है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते, जिस क्वेश्चन से ये समझ में आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या बोल रहा है, द बिजनेस हैविंग हेड ऑफिस इन कोलकाता, ठीक है, हेड ऑफिस कोलकाता में है, हैज अ ब्रांच इन यूके, यूके में इसका ब्रांच है, मतलब हो गया फॉरेन ब्रांच वाला कंसेप्ट। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, मतलब यूके में जो ब्रांच है उसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है। तो ये ट्रायल बैलेंस का डिटेल्स है, यहाँ पर जो भी अमाउंट दिख रहा है वो हमें यूके के जो मतलब करेंसी यानी पाउंड में दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, लास्ट में करना क्या है, बोल रहे हैं कि प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीन कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है और ट्रायल बैलेंस को फिर से हमें बना के दिखाना है, और कुछ नहीं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को हमें रीड्राफ्ट करना है, तो कैसे होगा देखो। तो सबसे पहले हम लोग रेट का कंसेप्ट देखेंगे कि रेट वगैरह कैसे लेके हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का पूरा स्ट्रक्चर जो है फिर से बना लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायल बैलेंस of foreign branch converted into Indian rupees as on 31st March 2004, ठीक है, 31st March 2004। अच्छा, पर्टिकुलर ये पाउंड में जो दे रखा है, डेबिट, क्रेडिट, तो इसको हम लोग कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन बेसिस, यही हमें मेनली सीखना है, बाकी तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। रुपीज में कन्वर्ट करेंगे डेबिट आइटम को भी और क्रेडिट आइटम को भी। तो पहले एक काम करते हैं, नाम जो है वो पहले सारा लिख लेते हैं अमाउंट के साथ, ठीक है। तो मशीन 5000, अच्छा, उसके बाद है डेटर, डेटर है 1600, ओपनिंग स्टॉक 400, ओपनिंग स्टॉक 400,
अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, फिर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट 6100। अच्छा, 6100, फिर इसके बाद है सेल परचेज, सेल 20,000, सेल क्रेडिट साइड में चला जाएगा। परचेज, ये डेबिट आइटम है, परचेज हो जाएगा 10,000, वेजेस 1,000, वेजेस 1,000। अच्छा, सैलरी था, सैलरी 1200, सैलरी 1200, कैश 3200, कैश ये भी डेबिट आइटम होगा 3200। अच्छा, कैश के बाद रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 2900, रेमिटेंस, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 2900। अच्छा, इसके अलावा है हेड ऑफिस अकाउंट 7400, क्रेडिट बैलेंस है और क्रेडिटर है। अच्छा, क्रेडिटर है 4000, ठीक है, क्रेडिटर है 4000, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये हम लोग का डिटेल्स हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंडियन करेंसी में चेंज करना है, ठीक है। तो मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। अब देखो यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 700। अब क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, डेप्रीशिएशन दे रखा है, डेप्रीशिएशन मशीनरी के ऊपर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज रेट में हमें दे दिया है। ये है 1/4/2001 का, ये 1/4/2003, और ये 31 मार्च 2004। मतलब हम लोग तो इस डेट का बना रहे हैं। तो अगर एवरेज डेट देखें, एवरेज हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें जैसे इनकम एक्सपेंसेस का डे टू डे का ट्रांजैक्शन का रेट तो हमें दे नहीं सकता है। तो एवरेज क्या होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका एवरेज देख लो कितना हो रहा है। एवरेज हो जाएगा 61 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज हो गया 64, ठीक है। एवरेज रेट हमें कैलकुलेट कर लेना है, जो कि 64 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज रेट 61 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 64। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा किस में ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। जैसे अगर तुम लोग मैंने जो सिखाया अभी उसको अगर ध्यान से देखो, तो मशीनरी का कैसे होगा, देखो क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, 3 ही रेट मिलेगा हम लोग को, ओपनिंग क्लोजिंग और एक रेट दे रखा है। तो यहाँ पर मशीन का क्या होता है, एक्चुअल रेट होता है, देखो। अब अच्छा, ये फीफो है कि ईफो है कि नीफो, कैसे पता चलेगा ईफो है कि नीफो है, ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि ए बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन कोलकाता हैज अ ब्रांच इन यूके। अच्छा, अब यहाँ देखो, अगर फिक्स्ड एसेट में जाओ, फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल रेट और क्लोजिंग रेट दो कंसेप्ट होता है। अगर हमारा ईफो है तो एक्चुअल रेट दिया हुआ रहेगा जिस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदा गया, और अगर नीफो है, ये नीफो होगा, ठीक है। अगर नीफो है तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग रेट यूज करना पड़ता है। तो फिक्स्ड एसेट जिस दिन परचेस किया गया है ना, उस दिन का रेट गिवन है। फिक्स्ड एसेट 1/4/2001 को परचेस किया गया है और हमारे पास 1/4/2001 का रेट गिवन है। मतलब हम लोग ये एजम्पशन लगा सकते हैं कि ये ईफो का क्वेश्चन है, ठीक है। एज्यूम टू बी ईफो, यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम टू बी, एज्यूम टू बी ईफो एज फिक्स्ड एसेट परचेज डे रेट इज गिवन, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर ये है तो फिर ईफो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर रेलिवेंसी नहीं आएगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये
ईफो है कि नीफो है। अब देखो क्योंकि फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट पे दिखेगा और एक्चुअल रेट यहाँ पर गिवन है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ईफो का क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है उसके एक्चुअल डेट रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस में क्या लिखेंगे? कन्वर्जन बेसिस में लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट, मतलब जिस दिन खरीदा गया उस दिन का डेट, ट्रांजैक्शन डेट रेट, ठीक है। और ये है हम लोग का 60 कितना है, ये है 61, ठीक है। 61 है, चलो 61 से मल्टीप्लाई कर लो, 61 इंटू 5000, 3,05,000 डेबिट में आ गया, 3,05,000। अच्छा नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है डेटर। डेटर ये क्या है? मॉनिटरी आइटम है। तो डेटर जो मॉनिटरी आइटम है तो उसका क्या होता है? क्लोजिंग रेट है, चाहे ईफो हो चाहे नीफो हो, तो इसका हम लोगों को लेना पड़ेगा क्लोजिंग रेट, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट कितना है? 3 ही रेट है बस, उसी का हमें चेक करना चाहिए। तो क्लोजिंग रेट है, ये ओपनिंग क्लोजिंग है 67, तो 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 इंटू 67, 1,07,200, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ रहा है डेटर के बाद ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट होता है, देखो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट आसान है याद रखना, देखो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट चेक कर लो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का ये देखो, क्लोजिंग रेट दोनों केस में ही हो जाएगा, अगर एक्चुअल रेट है तो ईफो में एक्चुअल रेट लगेगा, बस इतना याद रखो। और फिक्स्ड एसेट का दोनों केस में ही, इसमें एक्चुअल रेट और इसमें क्लोजिंग रेट, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है। तो ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट लगेगा हमेशा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये इजीली याद रह जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का हो जाएगा ओपनिंग रेट, ठीक है। और ओपनिंग रेट है हम लोग का 63, तो 63 इंटू 400, 25,200। अच्छा गुड्स फ्रॉम रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। गुड्स हेड ऑफिस से भेजा गया था तो फिर इंडिया से भेजा गया होगा, तो इसका एक्चुअल रेट मिलना चाहिए हमें। देखो एक्चुअल रेट गिवन होगा, गुड्स यहाँ पर देखो गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस ये बता दिया है 4,02,000, मतलब जब इंडिया से गया, इंडियन करेंसी में वैल्यू हुआ है, तो जब हमें एक्चुअल किसी का पता होगा तो हम लोग एक्चुअल वाला लिखेंगे, इसे कन्वर्ट करने का क्या जरूरत है, हमें पता ही है, तो एक्चुअल वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल रेट 4,02,000, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा फिर सेल्स, सेल्स मतलब इनकम हो गया, तो इनकम या एक्सपेंस जो भी आएगा, हर तरीके का इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट में होगा, ठीक है। एक्चुअल रेट देना मुश्किल है, मैंने पहले ही बताया, हमेशा एवरेज रेट पे ही हमें इसे कंसिडर करना पड़ता है, कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस। तो सेल्स एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट कितना है हम लोग का? 64, तो इसको 64 में चेंज करो, 64 इंटू 20,000, 12 लाख, ये क्रेडिट में चला जाएगा, 12 लाख। 64 इंटू 20,000 ये गलत आया ना, 64 इंटू, सिक्सटी फोर एवरेज रेट, ये एक सेकेंड, एवरेज गलत निकला है क्या मेरा? सेल्स 20,000 है, ये तो मैंने सही लिख रखा है, एवरेज 61 प्लस 67, ओ 63 प्लस 67 होगा ना, मैंने तो ये ओ परचेज डेट लगा दिया है इसका, क्या बोलते हैं उसे, फिक्स्ड एसेट का 63 और 67 होगा, गलत लिख दिया ना, 63 और 67 कितना आएगा? 63 प्लस 67, 130/2, 65। अच्छा एवरेज रेट 65, अच्छा तो 65 होने पे कितना हो जाएगा? 65 इंटू 2, 13 लाख आ जाएगा, 13 लाख, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर देखो क्या है, परचेज, तो ये भी इनकम एक्सपेंसेस वाला है, अगेन एवरेज रेट, ठीक है। एवरेज रेट 65, तो 65 यानी कि 6,50,000, ठीक है। फिर से वेजेस, वेजेस यानी अगेन एवरेज रेट 65, 65 6,50,000। अच्छा ये 10,000 है तो ये 6,50,000 हो गया, ये 1,000 है तो 65,000 होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद है सैलरी, फिर से एक्सपेंस एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होगा, तो 12 इंटू 65,
78,000, ठीक है। अच्छा, सैलरी के बाद यहाँ पर कैश आ रहा है। कैश का मतलब क्या हो जाएगा? कैश का मतलब हो गया हम लोग का मॉनिटरी आइटम, तो ये क्लोजिंग रेट पे दिखेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट 67, क्लोजिंग रेट 67, 67 इंटू 3200, 2,14,400। अच्छा, इसके बाद रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 2,900, ठीक है। रेमिटेंस देखो इसका एक्चुअल दिया हुआ रहेगा, हेड ऑफिस को रेमिट किया गया, ये देखो 1,91,000 में, तो एक्चुअल वाला ले लेंगे। हेड ऑफिस रिलेटेड कुछ भी होगा तो यहाँ पर एक्चुअल 1,91,000, 1,91,000। अच्छा, हेड ऑफिस अकाउंट ये है 4,90,000, हेड ऑफिस अकाउंट इसका भी हमें बता दिया है, एक्चुअल रेट पे लेंगे। जो एक्चुअल रहेगा वो हमेशा एक्चुअल रेट पे लेना चाहिए। 4,90,000 क्रेडिट साइड में चला जाएगा, 4,90,000। और क्रेडिटर ये भी मॉनिटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे जाएगा। क्लोजिंग रेट 67, 67 इंटू 4,000, 2,68,000 क्रेडिट साइड में जाएगा, 2,68,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ट्रायल बैलेंस का टोटल करना है और चेक करना पड़ेगा कि किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस तो आएगा ही एक्सचेंज रेट के हिसाब से, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पर 2,68,000 प्लस 4,90,000 प्लस 13,00,000। अच्छा, ये आ रहा है 20,58,000। हम यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, 20,58,000 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 3,05,000 प्लस 1,07,200, 25,200, 40,200, नहीं 4,02,000। अच्छा, 6,50,000, 65,000। अच्छा, 78, 2,14,400 और 191, 37,800। ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब डिफरेंस इधर आएगा। माइनस करते हैं 20,58, एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है 20,200, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं एक्सचेंज डिफरेंस बोल के। तो यहाँ पर पहले टोटल जो है वो लिख लेते हैं। टोटल इधर आएगा 20,58,000, तो इधर भी आना चाहिए उतना ही, 20,58,000। यहाँ पर लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस, यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा 20 नहीं हाँ 20,200, ये डिफरेंस आएगा 20,200। ये लिख दिया हम लोगों ने, बस हो गया। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। हम लोगों को रेट थोड़ा सा याद रख लेना है कि किसमें क्या रेट लगता है। जैसे कोई भी इनकम एक्सपेंस होगा, एवरेज रेट, एक्चुअल रेट वो तो एस बोल रहे हैं मैंने लिखवा दिया, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअल रेट नहीं आएगा क्वेश्चन में कभी भी, क्योंकि बहुत सारा रेट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट आसानी से याद रहेगा, इनकम एक्सपेंसेस का एवरेज रेट, ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट है, लेकिन अगर ईफो है तो एक्चुअल रेट हो सकता है। फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल रेट और इसका क्लोजिंग रेट, मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग रेट, ठीक है। और बाकी गुड्स जो हेड ऑफिस और ब्रांच में ट्रांसफर होगा हमेशा एक्चुअल रेट, और जो भी हमारा एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो पीएल में चला जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को ईफो मान के कर रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस आया ये हम लोग का पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा 20,200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जो ट्रीटमेंट था, जैसे कि मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है। और डिप्रिशिएशन अगर हम लोग दिखाए तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाओ तो नहीं भी दिखा सकते। अगर डिप्रिशिएशन दिखाओगे ट्रायल बैलेंस में तो एसेट का जो वैल्यू है मशीन का, क्योंकि मुझे तो एक ही फिक्स्ड एसेट दिख रहा है, तो ये फिर लेस करके डिप्रिशिएशन से हमें दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर डिप्रिशिएशन दिखाया जाता है इसका मतलब उसमें चार्ज किया हुआ है। तो अगर डिप्रिशिएशन को यहाँ इंक्लूड करोगे, कर सकते हैं, डिप्रिशिएशन को इंक्लूड करोगे डेबिट साइड में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उसका एक्सचेंज जो है वो भी दिखाना पड़ेगा। ये इनकम एक्सपेंसेस हो जाएगा, एक्सपेंस यानी कि एवरेज रेट पे दिखा देंगे और 3,05,000 से कम कर देंगे, मतलब इसका वैल्यू डिप्रिशिएशन से कम हो जाएगा। ओवरऑल इम्पैक्ट एक ही जैसा आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर नहीं भी दिखाते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि 10% बोला है ना,
तो यहाँ देखो डेप्रिसिएशन ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा 10% मतलब यहाँ पर 500 होगा शायद 5000 का 10% हम चेक कर लेते हैं 5000 का 10% 500 होगा ठीक है 5000 का 10% हम लोग का 500 हो जाएगा अब जब चेंज करेंगे तो ये 5000 नहीं दिख के ये हमें 4500 दिखाना पड़ेगा तब जाके ये होगा तो ये 4500 का डिफरेंस हम लोग यहाँ पर और ये डिप्रिसिएशन का दिखाएंगे तो ओवरऑल इम्पैक्ट एक ही जैसा आएगा तो नहीं भी करोगे चलेगा तो डिप्रिसिएशन को यहाँ ट्रीट करके दिखाने का जरूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी डेटा है उसको दिखाने से ही काफी है ठीक है तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पॉइंट जो कि हम लोग इसका डिटेल्स हम लोग जो है ब्रांच अकाउंटिंग में भी करते हैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन होता है तो एएस के लिए यहाँ पर बस कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे होता है अच्छा अब हम लोग इसके बाद ये वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे ये अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इस पे क्या होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये देखो पहले लिखवा देते फिर समझाते हैं ये हम लोगों ने 7th नंबर वाला कर दिया फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या होता है पहले देखो इट मीन्स एन एग्रीमेंट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग पढ़ते हो लॉ में तो एग्रीमेंट होना चाहिए एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसी एट ए फॉरवर्ड रेट एट ए फॉरवर्ड रेट इज the specified exchange rate for exchange of two currencies at a specified future date ठीक है तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है ऐसा एक एग्रीमेंट इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज मतलब अलग अलग देशों के जो करेंसीज है उसे एक्सचेंज करना एट ए फॉरवर्ड रेट मतलब फ्यूचर का एक रेट फ्यूचर में जो रेट होगा ठीक है उसके हिसाब से हम लोग इसे एक्सचेंज करेंगे फॉरवर्ड रेट के हिसाब से फॉरवर्ड रेट इज द स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट मतलब जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना यहाँ पर ठीक है जो एग्रीमेंट होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस जो आएगा करेंसी में ठीक है उसका हम लोग एक फॉरवर्ड रेट पहले से ही डिसाइड करेंगे फ्यूचर डेट में हम लोग क्या करेंगे फॉरवर्ड रेट जो डिसाइड करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर डेट में एक फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट में उस फॉरवर्ड रेट के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करेंगे ठीक है समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे नहीं समझा पाएंगे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा पहले लिख लेते हैं और इस पे 2 पॉइंट है कि फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन पर्पस हम लोग ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और नॉर्मली भी कर सकते हैं तो यहाँ पर पहले लिखते हैं फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस gain or loss recognized in statement of PL
for the period. The premium or discount on the forward exchange contract is not recognized separately. At each balance sheet date, the value of contract is marked to its current market value and the gain or loss on the contract is recognized. ठीक है। और एक केस हो सकता है जब हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन, नॉट फॉर ट्रेडिंग और स्पेक्यूलेशन। प्रीमियम और डिस्काउंट amortize as expense or income over the life of contract। देखो, सबसे पहला बात है कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सपोज हम लोगों ने फॉरेन से कुछ परचेज कर लिया है, ठीक है। हम लोगों ने मान लो फॉरेन से, एग्जांपल लेते हैं, फॉरेन से कुछ फिक्स्ड एसेट परचेज किया यानी कि पीपी, ठीक है, पीपी परचेज किया है जो कि है वन लाख डॉलर का, ठीक है। ऑन दैट मोमेंट जो है हम लोगों का एक्सचेंज रेट जो चल रहा था वो था 70, ठीक है। वन मतलब एक्सचेंज रेट है $70 मान लो, ठीक है। $70 1 रुपी का जो वैल्यू है वो चल रहा था, ठीक है। 1 रुपी इक्वल टू $70 चल रहा था एक्सचेंज रेट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, हमें ये जो पीपी परचेज किया है हम लोग इसका पेमेंट जो है वो 6 मंथ बाद करेंगे, ठीक है। पेमेंट करेंगे 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। अब क्या हो सकता है 6 मंथ बाद ये एक्सचेंज रेट जो है ये मे भी हो जाए कि 90 हो गया, तो हमें पर डॉलर पे तो 20 रुपीज का जो है प्रॉब्लम, मतलब 20 रुपीज का लॉस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। 20 रुपीज का लॉस जनरेट होगा। अब ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जिन्होंने ये परचेस किया है वो एक थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी, ठीक है। एक तो ये परचेस कर रहे हैं, मान लो एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है वो परचेस कर रहा है, ठीक है। कहाँ से कर रहा है, फॉरेन से। पीपी मतलब फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट परचेस किया, 6 मंथ बाद पे करना है। लेकिन इसको टेंशन किस चीज का है कि मे बी 6 मंथ बाद ये बढ़ जाए, कम भी हो सकता है। तो पेमेंट अगर 6 मंथ बाद करेंगे, मे बी हम लोग का रेट जो है एक्सचेंज रेट वो 70 से 90 हो गया, तो 20 रुपीज पर डॉलर का जो है लॉस हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से कि हम लोग 6 मंथ बाद, ठीक है, 1 लाख रुपीज लिया जाएगा। देखो, ये थर्ड पार्टी के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि
6 मंथ्स बाद हम लोग 1 लाख रुपए डॉलर आपसे लेंगे, ये एबीसी लिमिटेड इस थर्ड पार्टी को बोल सकता है, मान लो थर्ड पार्टी है मिस्टर एक्स फॉर एग्जांपल, तो मिस्टर एक्स को बोल सकता है कि 6 मंथ्स बाद हम 1 लाख डॉलर आपसे लेंगे, लेकिन उसका रेट डिसाइड कर रहा है कि 72 करके लेंगे, उसका रेट आज ही डिसाइड कर ले रहा है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 6 मंथ्स बाद मुझे एक पेमेंट करना है और मुझे टेंशन इस बात का है कि डॉलर का रेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो हम थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है कि 6 मंथ्स बाद हम 1 लाख डॉलर आपसे लेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट हम 72 रखेंगे, चाहे उस दिन कुछ भी डेट मार्केट में क्यों ना चल रहा हो, हम 72 के लिए ही जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप रेडी हो तो, ठीक है। तो अगर ये थर्ड पार्टी रेडी हो जाएगा तो 72 रुपीज का जो है एग्रीमेंट आज ही बन गया, मतलब आज ही पता चल रहा है कि लॉस कितना हो रहा है पर डॉलर पे टू पर डॉलर हो रहा है, ठीक है, 2 रुपीज करके 70 का 72 हो रहा है। तो क्या हो गया कि टेंशन कम हो गया कि पता नहीं फ्यूचर में कितना ज्यादा बढ़ जाए, तो मैंने तो फिक्स कर लिया, एक थर्ड पार्टी से अपना एक एग्रीमेंट बना लिया कि हम लोग थर्ड पार्टी से ये एग्रीमेंट बना रहे कि 1 लाख डॉलर लेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट 72 ये हम लोगों ने फिक्स्ड कर लिया, ठीक है, अपने जो एग्रीमेंट है उसमें फिक्स्ड कर लिया। तो लॉस दिख रहा है 2 रुपीज का ही होगा, मतलब पता है कि कितना होगा, बहुत ज्यादा अगर हो जाए तो भी हमें तो 2 ही रुपए का लॉस होने वाला है, ठीक है, 2 रुपीज पर डॉलर। तो यहाँ पर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इट मीन्स एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज डिफरेंट करेंसीज एट ए फॉरवर्ड रेट, ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड रेट मैंने क्या लिया, फॉरवर्ड रेट है ये वाला, ठीक है, 72 रुपी में फॉरवर्ड रेट डिसाइड किया गया है, इसी को फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड रेट इज द स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, मतलब 6 मंथ बाद जब $1 लिया जाएगा तो 72 पे लिया जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि हम लोग इसका स्पेकुलेशन भी कर सकते हैं, और यहाँ पर बिजनेस में भी ऐसा होता है, जैसे मैंने ये जो एग्जांपल लिया ये बिजनेस वाला लिया, मतलब हम लोगों ने किसी से कुछ खरीदा, ठीक है, तब जाके हमें ये टेंशन हुआ कि अगर हम लोग फॉरेन से पीपी यानी कि प्लांट खरीद रहे हैं या फिर फर्नीचर जो भी हो, फैक्ट्री में मशीन वगैरह जो भी हो, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, कोई लॉस या डिस्काउंट जो भी होगा, मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज एज एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो 2 रुपीज है ये 6 मंथ्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ्स है। तो ये क्या है, ये है नॉन ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन, ये कोई स्पेकुलेशन पर्पस पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम लोगों ने रियलिटी में कुछ परचेस किया है, दैट इज पीपीई, और क्योंकि फॉरेन से परचेस किया है 6 मंथ बाद पे करना है, 6 मंथ बाद अगर डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है हाई लेवल पे, तो हमारा जो लॉस होगा उसको रिकवर करने के लिए, मतलब उतना लॉस ना हो, इसलिए हम लोग एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड पार्टी के साथ कि 6 मंथ बाद आप मुझे $1 दीजिएगा 72 बेसिस पे, ठीक है। तो ये हो जाता है हम लोगों का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे एक क्वेश्चन करो, समझ में आएगा, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला नहीं, कहाँ चला गया, ये 7 इसके आगे, फोर्थ नंबर, ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर बोल रहा है कि राउ लिमिटेड परचेज ए प्लांट फॉर $1 लाख, ठीक है, तो देखो परचेज का केस ही आ गया, इन्होंने प्लांट परचेज किया है $1 लाख पे 1 फेब 2001 पे, ठीक है, पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, तो परचेज कब किया है 1 फेब 2001 पे, और 3 मंथ्स बाद पे करना है, तो 3 मंथ्स बाद मतलब मार्च अप्रैल, मतलब 30th अप्रैल को पे करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एट द रेट ऑफ 49.15 पर डॉलर। तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पे एक्सचेंज रेट जो डिसाइड किया गया है वो है 49.15 पर डॉलर, एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 फेब वाज 48.85, 1 फेब मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस दिन एक्सचेंज रेट था 48.85, और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पे इन्होंने 49.15 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, मतलब 3 मंथ्स बाद डॉलर का रेट, मतलब
एक्सचेंज रेट कुछ भी हो ना क्यों, एक्चुअल बेसिस पे बोल रहे हैं, एक्चुअल एक्सचेंज रेट कुछ भी हो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका लॉस तो इन्हें आज ही पता चल जा रहा है जब इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट 49.15 पे बुक कर लिया है किसी थर्ड पार्टी के साथ। हाँ, और यहाँ पर बोल रहा है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक ऑफ राउ लिमिटेड। तो हम लोग कैसे इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो देखो कैसे करके होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ खरीदा है, ठीक है, हम लोगों ने कोई स्पेकुलेशन नहीं किया, स्पेकुलेशन भी बताएंगे क्या होता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ परचेज किया है, दैट इज फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। तो ये लिखते हैं फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट लिखेंगे। फॉरवर्ड रेट का मतलब जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हुआ है, तो फॉरवर्ड रेट है 49.15, और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट होता है उसे बोला जाता है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या था, 48.185, ठीक है, 48.85। तो लॉस हो रहा है हम लोग का, कितने का लॉस हो रहा है, 49.15 माइनस 48.85, ठीक है। अच्छा, तो ये 0.30 करके लॉस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया $1 पे लॉस। और कितने डॉलर का चीज खरीदा गया है, यहाँ पर टोटल $1,00,000 का खरीदा गया है। तो टोटल लॉस ये लिखेंगे, टोटल लॉस कितना हो जाएगा, $1,00,000 इंटू 0.30 यानी ₹30,000, इतने का लॉस होगा। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन करे 48.85 है, हम लोगों ने इसका जो है रेट डिसाइड किया 49.15, तो आज ही हमें लॉस पता चल गया। जैसे यहाँ पर हमें लॉस पता चल रहा था ₹2 का, तो आज ही हमें लॉस पता चल गया है, दैट इज 30,000। और इसे कैसे हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है, इस लॉस को हम लोगों को क्या करना है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जितना ये मतलब टाइम पीरियड है उसी हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ्स का है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ्स का है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो 3 मंथ्स कैसे हो रहा है, 1 फेब को ट्रांजैक्शन हुआ है, 1 फेब 2001, ठीक है। अच्छा, और ईयर एंड कब होगा, नॉर्मली 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च 2001 में ईयर एंड होगा। और 3 मंथ्स मतलब फेब मार्च अप्रैल, 30th अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, 30th अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। तो यहाँ से यहाँ ईयर एंड और कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड का टाइम हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ्स, ठीक है। अब हमें जो एएस ये बता रहा है कि जो भी लॉस या गेन होगा, जैसे हम लोगों ने अपना जो फॉरवर्ड रेट डिसाइड किया उससे हमें लॉस हो रहा है 0.30, तो जो लॉस या हमारा गेन होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जितना है उसमें डिवाइड कर देना पड़ेगा। यही मैंने लिखवाया, प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज। प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब लॉस या गेन, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम बोला जाता है इसे, ठीक है। प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, जो भी बोलो, प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिस्काउंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना 0.30। प्रीमियम या फिर डिस्काउंट एमोटाइज कैसे करना है, एक्सपेंस के हिसाब से, एक्सपेंस और इनकम ओवर द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है हमारा इस साल में 2 मंथ्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस साल में 1 मंथ के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब हमें कैसे लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 मंथ्स, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 मंथ्स फॉलिंग इन 31st March 2001 and 1 month on the next year, for the next year, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 30,000 का ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 30,000 इंटू 2/3 और 30,000 इंटू 1/3, तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 10,000, ठीक है। तो 30,000 इंटू 3/2 और सॉरी 30,000 इंटू 2/3 और 30,000 इंटू 1/3, 2/3 1/3 क्यों, पूरे 3 मंथ्स का एक्सपेंस है, तो पर मंथ 10,000 करके, लेकिन 20,000 यहाँ पर आ जाएगा और बाकी 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस चीज को हमें बताना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाला ये जो है ये स्पेकुलेशन वाला नहीं है, ठीक है। अगर ये स्पेकुलेशन वाला होता तो उस पे क्या होगा, जैसे ये स्पेकुलेशन है नहीं, पता ही चल रहा है क्योंकि इसमें रियलिटी में कुछ ना कुछ परचेस किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ तक हमारे लिए काफी है, ठीक है। अच्छा, ये 4th नंबर वाला हो गया, इस पे एक बार क्रॉस लगा लेते हैं। अच्छा, अब 5th नंबर वाला देखो,
इलास्ट्रेशन 5, इसमें क्या बोला है देखो, मिस्टर ए बॉट ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 months ऑन ऑफ $1 1 lakh on 1st December at $1 47.10 व्हेन एक्सचेंज रेट $47.02। तो पहले जब यहाँ पढ़ रहे हो तो एक चीज को ध्यान से देखो, मिस्टर ए ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खरीदा है, ठीक है, इन्होंने कुछ एसेट वगैरह या कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदा है जिसके अगेंस्ट में इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लिया है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है $1 लाख पे 1 दिसंबर पे, जब डॉलर का रेट 47.10 चल रहा था, और कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने डॉलर का रेट लगाया 47.02, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं हेजिंग, ठीक है, ये स्पेकुलेशन हो गया। मतलब इस तरह के चीजों का फायदा लेना कि अगर हमारा डॉलर जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि रेट जो है वो चेंज हो रहा है, तो अभी हम लोग $1 लाख का एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, अभी रेट इतना चल रहा है, हम लोग इतने रेट पे इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर मैंने जो लिखवाया है, ये हम लोग 5th नंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोगों ने जो लिखा है, क्या लिखा है देखो, फॉर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन पर्पस, ठीक है। तो स्पेकुलेशन में क्या होता है, गेन और लॉस जो भी आएगा रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द पीरियड, उसी पीरियड का पीएल में दिखा देना है। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली, इसे हमें सेपरेटली रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं है एट ईच बैलेंस शीट डेट, ठीक है। हर एक बैलेंस शीट डेट पे हमें सेपरेटली रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस बैलेंस शीट डेट पे इतना और बाकी बैलेंस शीट डेट पे इतना। The value of contract is marked to its current market value and gain or loss on the contract is recognized, ठीक है। अब देखो समझो, ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकली कुछ सेल परचेज नहीं किया है, ऐसे ही हेजिंग किया है, ठीक है, स्पेकुलेशन किया है कि आज एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं, $1 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, अभी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस दिन रेट है 47.10 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज $47.02, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऑन 31st December व्हेन ही क्लोज हिज बुक्स एक्सचेंज रेट वाज 47.15। On 31st January, he decided to sell the contract at 47.18 per dollar. So, how the profit from the contract will be recognized in the books? पहले तो ये समझो कि प्रॉफिट कितना होगा। तो ये क्या है, ये सेल वैल्यू है, ठीक है। इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया, तो सेल से ही तो प्रॉफिट निकालते हैं। तो सेल रेट है 47.18, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना था, मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कितने में परचेस किया था, 47.10 से परचेस किया था, 47.10 से परचेस किया था और बेच दिया इतने में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 0.08, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट $1 लाख पे होगा। तो इस तरह से स्पेकुलेशन किया जा सकता है कि ऐसे करके अर्निंग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हेजिंग करना जिसे बोलते हैं। तो इलस्ट्रेशन 5 ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, सेल रेट, सेल रेट है 47.18, बेच दिया और खरीदा था कितने में, मतलब जितने का कॉन्ट्रैक्ट बना था, यानी कॉन्ट्रैक्ट रेट 47.10, तो ये बच रहा है 0.08। तो टोटल प्रॉफिट $1 लाख इंटू 0.08 यानी कि 8,000 रुपीज, ठीक है। अब ये प्रॉफिट को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये स्पेकुलेशन पर्पस पे है, तो जो प्रीमियम बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि टोटल में 8,000 और पर यूनिट पे 0.08, ये क्या हो जाएगा, ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे लिखो, सिंस, ये ऐसे लिखना पड़ेगा तभी कंप्लीट होगा, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट was फॉर स्पेकुलेशन पर्पस। कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में देगा कि इन्होंने ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट ही परचेस किया है, कुछ चीज परचेस किया, उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्ट ही परचेस कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, स्पेकुलेशन पर्पस, द प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट द प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो डिफरेंस निकल के आता है इसे प्रीमियम और डिस्काउंट बोला जाता है। प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट will not be recorded in the books only when the contract is sold
the difference between the contract rate and sale rate will be recorded in PL अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि ये स्पेकुलेशन वाला है तो स्पेकुलेशन का जो रूल्स है वही मैंने लिखवाया और कुछ नहीं। देखो स्पेकुलेशन का रूल्स क्या है, जो भी गेन या लॉस होगा वो हमें पीएल में दिखा देना है ड्यूरिंग द पीरियड। कौन से पीरियड? जिस पीरियड में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे, जिस टाइम पे, तब। द प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली। इसे अलग से रिकॉग्नाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर ईच बैलेंस शीट डेट, हर एक बैलेंस शीट डेट के लिए the value of contract is marked to its current market value and the gain or loss on the contract is recognized। ठीक है, और इस पे क्या होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट एमोटाइज्ड। इस पे हम लोग का देखो डिफरेंस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? डिफरेंस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना और हमें जब पता चल गया कि लॉस है, हम लोग उसी साल जितना लॉस है उसको कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम लोग एमोटाइज या राइट ऑफ करेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो केस है यहाँ पर हम लोग सिर्फ तभी इसको पीएल में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट या लॉस को, जब जिस टाइम पे ये सेल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा सिर्फ तभी हमें पीएल में रिकॉग्नाइज करना है पूरा पूरी, उसे कोई एमोटाइज वगैरह नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कब, यहाँ पर दिखाते, ये कॉन्ट्रैक्ट बना था 1 दिसंबर को। ठीक है, और उस दिन ऑन 1 दिसंबर, और उस दिन ये ट्रांजैक्शन रेट था 47.10 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज यूएस डॉलर 47.02 ऑन 31 दिसंबर व्हेन द क्लोज इज बुक्स। 31 दिसंबर ये अपना बुक क्लोज कर रहा है, ये क्लोज इज बुक्स एक्सचेंज रेट, तब एक्सचेंज रेट चल रहा था 47.15 ऑन 31 जैन ही डिसाइडेड टू सेल। मतलब इसके बाद ईयर एंड होने के बाद, ये पूरा एक साल है, उसके बाद मतलब ये तो दिसंबर टू दिसंबर दिख रहा है, ये ईयर एंड यहाँ पर हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये है ईयर एंड। हम लोगों ने यहाँ पर लेकिन कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, जब सेल हुआ तब रिकॉर्ड करेंगे। यानी 31 ऑफ जैन को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया 47.18 पे, तो इतने पे खरीदा था, इतने पे बेच दिया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ज्यादा है तो जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 47.10 पे हुआ था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये बेच दिया, इस डेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले वाला जो कंसेप्ट था, मतलब जो ट्रेडिंग स्पेकुलेशन नहीं होता है, उसमें क्या होगा, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसी पीरियड में ही हमें उसे एमोटाइज कर देना है। ठीक है, उसी पीरियड में ही हमें उसे एमोटाइज कर देना है। उसी पीरियड में हमें उसे एमोटाइज कर देना, ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये बन गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये बताते हैं, और 7 तो करवा दिया, और एक क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले 8 करवा देते फिर वो वाला भी बताएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लास्ट क्लास में जैसा हम लोगों ने किया था उसके बेसिस पे है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, A Limited purchased fixed asset costing 3000 lakh on 1/1/2001, and the same was fully financed by foreign currency US dollar payable in 3 annual equal installment। Exchange rate जो है $1 equal to 40 and 42.5 as on 1/1/2001 and 31st December 2001 respectively। First installment 31st दिसंबर को पे होगा। एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। तो पहले ये देखेंगे, ये पहला बात है फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर पहले ये कैलकुलेट करते हैं, लोन फॉरेन करेंसी में कितना आ रहा है। ₹3000 lakh डिवाइडेड बाई ₹40। ठीक है,
अच्छा, डिवाइडेड बाय ₹40 क्यों होगा? क्योंकि देखो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, स्पॉट रेट क्या है 40 करके है, ठीक है, ये बता दिया है ना 11/2001 जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुआ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी किया था, वही वाला है। तो यहाँ पर डिवाइड कर लो तो ये आ रहा है 75 लाख $, ठीक है। तो इतने का ट्रांजैक्शन किया गया है। अच्छा, अब एक्सचेंज डिफरेंस देखेंगे हम लोग। एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है तो लॉस पता चल जाएगा। तो 42.5 हो रहा है, जो 40 था, तो 42.5 हो जाएगा जो 40 था, ठीक है। ये 42.5 कब हो रहा है? ये 42.5 हो रहा है 31 दिसंबर को, और जिस दिन पहला इंस्टॉलमेंट पे किया गया। तो पहला इंस्टॉलमेंट जब पे हो रहा है तब एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग का जनरेट हो रहा है यहाँ पर 42.5 -40, तो इसका मतलब 2.5, तो ये हम लोग का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं कितना हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लॉस कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉस कैलकुलेट करेंगे। टोटल लॉस एक्सचेंज डिफरेंस के साथ, तो 75 लाख इंटू 2.5, 18750, और ये 30, मतलब 1,87,50,000, ये हम लोग का टोटल लॉस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो है ये पूरा का पूरा लॉस हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं? पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पैरा जो है 46A नहीं यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, याद आ रहा है? देखो जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पर बोल दिया है कि उन्होंने कैपिटलाइज्ड किया है, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब है एसेट के वैल्यू में एड या लेस करना। अगर लास्ट क्लास का तुम लोग को याद है तो देख सकते हो, अगर कोई पैरा 46A यूज कर रहा है कोई कंपनी जो उसके लिए ऑप्शनल है, ठीक है, स्पेशल केस होता है, कंपनी के लिए ऑप्शनल है, तो वो क्या कर सकता है? उनको क्या करना पड़ेगा? जो अगर डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है तो वो एसेट के प्राइस में एड या लेस कर सकता है। तो ये डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट है क्योंकि इन्होंने फिक्स्ड एसेट परचेस किया है, तो ये डेप्रिशिएबल है। तो ये अपने जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं जितना लॉस हो रहा है उसको, ठीक है। और अगर 46 से यूज नहीं करेंगे, इन दैट केस वो लोग इसे पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक्सचेंज डिफरेंस हम लोग का कहाँ पर चला जाता है? नॉर्मली पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। स्पेशल केस अगर अवेल करते हैं तो अगर हम लोग का डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो कहाँ पर चला जाएगा? फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर ये देखो हम दिखाते हैं, ये है हम लोग का लिखने का तरीका, हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये देखो। और उतना नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये देखो, ये वाला भी जो मैंने करके दिखा है। एज पर AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऐसे ही तुम लोग को लिखना पड़ेगा। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम, क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है, और ऑन रिपोर्टिंग एन एंटरप्राइज इज मॉनिटरी आइटम एट रेट डिफरेंट फ्रॉम दोज एट विच दे वर इनिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब ट्रांजैक्शन डेट पे जो रेट था और पेमेंट जब करने जा रहे हैं तो इसके इसके अंदर जो डिफरेंसेस रहता है उसका सेटलमेंट कैसे होगा? अगर हम लोग कोई मॉनिटरी आइटम परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें AS11 क्या बोल रहा है? और रिपोर्टेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे अराइज। जिस पीरियड में ये अराइज होगा उसी पीरियड में ये एक्सचेंज डिफरेंस से बना हुआ इनकम या एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। दस एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग और on repayment of liabilities incurred for the purpose of acquiring fixed asset are recognized as income or expenses। तो fixed asset purchase किया गया वो भी बाहर से, और उसके वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस के वजह से जो भी मतलब हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यहाँ पर देखो फॉरेन करेंसी लोन दिख रहा है इतना, एक्सचेंज डिफरेंस हम लोगों का दिखा इतना, टोटल लॉस इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये पीएल में जाएगा। तो द अबव आंसर हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस, ये आंसर जो हम लोगों ने बनाया, दैट कंपनी हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कैपिटलाइजेशन अवेलेबल अंडर पैराग्राफ 46 ऑफ AS11, ठीक है। अगर हम लोग 46 पहले था अभी चला गया है, 46 के हिसाब से क्या होता है कि इसे कैपिटलाइज करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 46 से लिखवाया नहीं है, लेकिन ये आंसर हम लोग उसके हिसाब से कर रहे हैं जब हम लोग 46A
फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 46 से फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी क्या फॉलो कर रहे हैं, 46 फॉलो कर रहे हैं। हाउएवर इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू अवेल द बेनिफिट गिवन इन पैराग्राफ 46A जो स्पेशल केस वाला है, देन नथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन सिंस द कंपनी हैज डन द करेक्ट ट्रीटमेंट। ये हमें लिखना पड़ेगा, कंपनी ने सही ट्रीटमेंट किया है। कंपनी ने क्या ट्रीटमेंट किया है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज्ड कर दिया है। तो ये तो हमें 46A पैरा बता ही रहा था कि अगर स्पेशल केस में बता रहा था कि अगर हम लोग का कोई फिक्स्ड एसेट है, मतलब डिप्रिशिएबल एसेट है, और हम लोग का जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसे अगर हम लोग 46A एवेल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा एसेट के कॉस्ट में। तो उसके हिसाब से तो कंपनी ने सही किया है, अगर कंपनी 46A फॉलो कर रही है, और अगर नहीं फॉलो कर रही है तो वो पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। तो दोनों तरह से तुम लोग को आंसर दे देना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये देखो ये 8 वाला कंप्लीट हुआ। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक थियोरेटिकल है, यहाँ से पढ़ के बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो क्या बोल रहा है, एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच, ठीक है, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन मतलब ईफो, ठीक है। तो ईफो है जो ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच हमारा मतलब डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पे पूरा पूरी। एसेट लाइबिलिटी और इनकम एक्सपेंडिचर ये सब जो भी है फॉरेन ब्रांच का आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपीज एट द प्रीवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन the case of profit is carried to the liabilities, carried to other liabilities account, and the loss if any is charged to the statement of profit and loss account comment। क्या बोल रहा है, अकाउंटेंट ने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है, देखो बोल रहा है कि एसेट लाइबिलिटीज और इनकम एक्सपेंडिचर मतलब पीएल का आइटम और बैलेंस शीट का आइटम इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ब्रांच, एक फॉरेन ब्रांच का बैलेंस शीट का आइटम और पीएल का आइटम मतलब बेसिकली ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो। इनको इसको ट्रांसलेट किया जाएगा इंडियन रुपीज करेंसी में, कौन से रेट में बोल रहे हैं, प्रीवेलिंग रेट में, ठीक है। प्रीवेलिंग रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ईयर एंड में जो रेट रहेगा उसी पे किया जाएगा। पहला बात है ऐसा तो होता नहीं है, सारे कंसेप्ट अलग अलग होते हैं। ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग रेट होता है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट या फिर एक्चुअल रेट होगा अगर ईफो है तो, फिक्स्ड एसेट का परचेज रेट होगा। इस पे अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन आज स्टार्टिंग में ही किया था। तो रेट का रूल्स है उसी हिसाब से होता है, कोई प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट पे नहीं होता है। तो इसके वजह से रिजल्ट क्या आएगा, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा तो वो तो आएगा ही आएगा। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आ रहा है इसे बोल रहा है कि लाइबिलिटी में लेके चले जाओ, और अगर लॉस आ रहा है तो उसे पीएल में चार्ज कर दो, कमेंट करने बोला है। तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही गलत है। पहला बात है कि इनका ट्रांसलेशन ही गलत है, ट्रांसलेशन तो जिस आइटम का जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा करना पड़ेगा। और दूसरा है कोई लॉस होने पे हमें क्या करना पड़ता है, पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर ईफो है तो, ठीक है। ये वाला भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, अगर ईफो है तो आज ही लिखवाया है, देखो पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर नीफो है तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखा है, द फॉरेन स्टेटमेंट ऑफ एन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट ब्रांच। क्यों डिपेंडेंट ब्रांच, मैंने बोला ना ईफो का मतलब ही होता है ऐसा ब्रांच जो हेड ऑफिस पे फुल्ली डिपेंडेंट है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, should be translated using the principle and procedures described in AS11। AS11 में हमें जो प्रोसेस या प्रोसीड्योर्स या रूल्स बोल रखा है उसे हमें फॉलो करना है। ईफो के केस में हमें ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यही चीज को लैंग्वेज में बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर आंसर जब दे रहा है तो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरह से ट्रांसलेट करना चाहिए। द इंडिविजुअल आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन आर ट्रांसलेटेड एज इफ ऑल द ट्रांजैक्शन हैड बीन एंटर्ड इनटू बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इटसेल्फ, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल आइटम जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है फॉरेन ऑपरेशंस का, उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा अगर सारे ट्रांजैक्शंस का एंट्री मतलब सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल्स जो है वो हेड ऑफिस के पास है तो, ठीक है। मतलब हेड ऑफिस के पास अगर ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस सारे डिटेल्स के साथ भेज दिया है तो हम लोग उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। इंडिविजुअल आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस आर ट्रांसलेटेड एट द एक्चुअल रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि एक्चुअल रेट जो ट्रांजैक्शन डेट पे था उस पे रिकॉर्ड होगा, लाइक फिक्स्ड एसेट, जैसे देखो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट पे होगा, ठीक है। फॉर
practical reason, a rate that approximates the actual rate at the date of transaction is often used. For example, an average rate for a week or month may be used for all transaction in each foreign currency during the period. ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है जिसका प्रैक्टिकल रीजन ये हो सकता है, जैसे देखो एक्सपेंसेस इनकम, तो एक्सपेंसेस इनकम तो डे टू डे बेसिस में बहुत बार हो सकता है, तो क्या हम लोग हर बार एक्चुअल रेट लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली फ्रूटफुल करने के लिए हम लोग उसे एवरेज कर सकते हैं, तो वही बोला है प्रैक्टिकल रीजन ए रेट दैट अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल रेट को हम लोग अप्रोक्सीमेट यानी कि एवरेज कर देंगे एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन यूज्ड। फॉर एग्जांपल एन एवरेज रेट फॉर ए वीक और मंथली, ये बता दिया है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एवरेज रेट हम लोग यूज कर सकते हैं वीकली या मंथली इनकम या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए यानी ट्रांसलेट करने के लिए। द फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, जो मॉनिटरी आइटम है जैसे कि कैश रिसीवेबल पेबल, ये सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पे, यहाँ पर बता दिया है, देखो ये सब का रिकॉर्डिंग होता है क्लोजिंग रेट पे, ठीक है, मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्डिंग होगा। और जो नॉन मॉनिटरी आइटम है उसका कैसे होगा, यहाँ पर बोल रहा है जैसे कि फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट व्हिच आर कैरीड इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट डिनोमिनेटेड इन ए फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जो नॉन मॉनिटरी आइटम है उसे हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाना पड़ेगा। Thus, the cost and depreciation of the tangible fixed asset is translated using the exchange rate at the date of purchase of the fixed asset. तो जो फिक्स्ड एसेट है उस पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन, उसके लिए एक्चुअल रेट लेना पड़ेगा, मतलब जिस दिन फिक्स्ड एसेट परचेस किया गया उस दिन के रेट पे डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट को अप्लाई करना पड़ेगा। इफ एसेट इज कैरीड एट कॉस्ट पे अगर एसेट कैरी किया गया, इफ द फिक्स्ड एसेट इज कैरीड एट फेयर वैल्यू, अगर फिक्स्ड एसेट को फेयर वैल्यू पे दिखाया गया है तो ट्रांसलेशन शुड बी डन यूजिंग द रेट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। मतलब फेयर वैल्यू पे अगर हम लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फेयर वैल्यू पे जिस दिन रिकॉर्ड होगा उस दिन का जो ट्रांजैक्शन डेट होगा, रेट होगा, उसी ट्रांजैक्शन रेट पे हमें लगाना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये चार्ट ही बोल दो, ठीक है, इसी को अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज में लिख रखा है, इसी चार्ट को लिख दोगे तो भी चलेगा। हाँ, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर एक मुझे दिखा, दैट इज कि अगर हम लोग जो फिक्स्ड एसेट है उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे खरीदा था फिर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तब तो जैसे मैंने चार्ट में लिखवाया है। लेकिन अगर बाई चांस हम लोग फिक्स्ड एसेट को फेयर वैल्यू में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फेयर वैल्यू पे जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन का जो ट्रांजैक्शन रेट है उस पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज इज ट्रांसलेट एट एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्ट व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज इनकर्ड, मतलब क्लोजिंग डेट पे, ठीक है, क्लोजिंग डेट पे जो रेट था क्लोजिंग रेट पे होगा, जिस दिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया है उस दिन का रेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, वही बता रहा है। फिर यहाँ पर बता दिया है कि कैसे कैसे करना पड़ेगा। अब आंसर देखो, एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज होगा ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इफो है तो पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले ही जिस्ट में बता दिया है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन may have tax effect which should be dealt as per AS22 accounting for tax on income। बोल रहा है जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे तो उसका एक टैक्स इंपैक्ट भी आ सकता है जो AS22 में कवर होता है, जो तुम लोग का है नहीं, ठीक है। तो ये चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, अगर नहीं याद रहता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर दस द ट्रीटमेंट बाय द मैनेजमेंट, अब इन्होंने जो ट्रीटमेंट कर रखा है, ट्रांसलेटिंग ऑल एसेट एंड लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर in respect of foreign branch at prevailing rate at the year end and also the treatment of resultant exchange difference is not जो है कॉन्सोनेंस विथ AS11। इन्होंने AS11 के जैसा कुछ भी नहीं किया है, मतलब गलत किया है, ठीक है, AS11 की तरह कुछ भी नहीं किया है। तो हमें कमेंट करने बोला था कि बताओ इन्होंने सही किया कि गलत, तो इसका सोल्यूशन इन्होंने जैसे लिखा है वैसा ही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं है, तुम लोग लिख सकते हो जस्ट ऐसे ही कि इन्होंने जो AS11 हमें क्या बताता है, पहले ये बता दो कि AS11 हमें बताता है फॉरेन ऑपरेशंस के केस में अगर इफो है तो इनकम एक्सपेंसेस को ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये लिस्ट बता दो। फिर यहाँ पर कमेंट करो कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने एक प्रीवेलिंग रेट पे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी सारी चीज को रिकॉर्ड करने का कोशिश किया, जो कि गलत ट्रीटमेंट है AS11 के हिसाब से। और दूसरा जो है इससे जनरेट जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको इन्होंने जो है कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, पीएल में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, इफो होगा तो पीएल में ट्रांसफर होगा, लेकिन रेट जो है उसका ट्रांसलेशन इन्होंने गलत कर रखा है। तो कमेंट में हमें यही लिखना है, गलत कर रखा है, क्यों गलत कर रखा है ये बता दो तो काफी है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना लिखना पड़ेगा, ये तो पढ़ के देखो, ठीक है, कि कैसे करके लिखा जाता है। पहले AS11 हमें क्या बता रहा है,
फिर इस केस में क्या ट्रीटमेंट हमारा होना चाहिए और हम लोगों ने क्या किया है, सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर AS11 का। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखो क्या क्या देखा, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रल, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट देखा जो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम लोगों ने कुछ परचेस किया, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर हम लोग ऐसे ही कोई मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट को परचेज ही कर ले रहे हैं, मतलब हेजिंग कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं। दोनों केस में डिफरेंस क्या है, जब हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसी दिन हम लोग चेक करेंगे कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, और वो सारे प्रॉफिट या लॉस को कॉन्ट्रैक्ट का जो लाइफ है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट एमोटाइज कर देना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पर अगर हमारा 1 साल के बाहर चला जा रहा है तो वो भी इंडिकेट कर देना पड़ेगा कि इतना लॉस यहाँ एमोटाइज हो रहा है, इतना लॉस यहाँ एमोटाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ परचेज नहीं किया है, ऐसे ही हम लोग अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट डॉलर वाला परचेज ही कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि प्रॉफिट या लॉस कितना है। लेकिन ये लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ हो, इसको रिकॉर्ड कब करना पड़ेगा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेल होगा। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से 31 जैन को। ये देखो, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर स्पेकुलेशन पर्पस, द प्रीमियम ऑन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब आज ही रिकॉर्ड नहीं होगा, कब रिकॉर्ड होगा, ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा। जो बिकने वाला डेट था वो था 31 जैन। ठीक है, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड सेल प्राइस, और डिफरेंस बिटवीन, मतलब इसका लॉस जो है कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये रहा सेल रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट का जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से, और ये पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। इसका कोई एमोटाइज नहीं होगा, पार्ट पार्ट करके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन उस दिन जाएगा जिस दिन ये सेल हो रहा है, उस डेट पे जाएगा। लेकिन ये वाला जो पॉइंट था, ये सेल डेट का बात नहीं है कि कब हम लोग वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये तभी हो जाएगा जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जितने पे कॉन्ट्रैक्ट करने पे हमारा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वो पूरे प्रॉफिट या लॉस को हमें एमोटाइज कर देना है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया दोनों में डिफरेंस, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग का AS11 तो कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि मैंने बोला था AS3 जो कि हम लोग कर चुके हैं, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे, फिर भी हम तुम लोग को दिखा देते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जो कि तुम लोग को पहले से ही पता है। ठीक है, AS11 का क्वेश्चन, AS3 का क्वेश्चन ये रहा। देखो मैंने यहाँ निकाल के रखा है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये ऑलरेडी तुम लोग पूरा चीज पता है, तुम लोग को चैप्टर ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, बाकी मुझे कुछ नहीं बताना है। देखो कैसा क्वेश्चन आता है इसमें से, क्लासिफाई करना है फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अभी हम बता देते हैं। देखो ये जो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, और इसका आंसर भी हम साथ साथ यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो तुम लोग। इसको लिखा के और फायदा नहीं है, इसलिए हम इसका क्वेश्चन और मतलब लिखवा के नहीं करवा रहे, क्योंकि AS3 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, हम जस्ट एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। AS10 ये आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, यहाँ से टैली करते जाओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बोला है, ये बंद कर देते हैं ये वाला। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी क्या एक्टिविटी होगा, परचेज ऑफ मशीनरी हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, है ना। बोलो तुम लोग बोलो, अगर बोलोगे तो। प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर, ये क्या होगा, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। कैश सेल, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग। हाँ, चेक कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। कैश रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। ट्रेडिंग कमीशन रिसिप्ट, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। ट्रेडिंग कमीशन। अच्छा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फाइनेंसिंग, हाँ। कैश परचेज,
ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। एक बार चेक कर लो, देखो यहाँ पर आंसर्स में एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मिलेगा हमें। अच्छा, ये देखो, ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। इन्वेस्टिंग में ए और एच जा रहा है, चेक करो। इन्वेस्टिंग में ए और एच, चलो ठीक है, टैली हो गया। ए और एच इन्वेस्टिंग में चला गया। अच्छा, इधर देखते हैं, एक सेकेंड, कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा, ए और एच, तो ये हटा देते, ए और एच, ये इन्वेस्टिंग में चला गया। चलो, अच्छा, अब ऑपरेटिंग में क्या क्या है? ऑपरेटिंग में है ई एफ जी जे, चेक करते हैं। ऑपरेटिंग में है ई एफ जी जे, ठीक है, ई एफ जी जे। चलो, ई एफ जी जे, ठीक है। अच्छा, मैम सी भी था। ओ सी भी था, हाँ सी भी था, तो सी हो गया हम लोग का ऑपरेटिंग। चेक कर लेते, सी भी था, ये रहा, सी ई एफ जी जे हो गया। चलो, अच्छा, अब ये फाइनेंसिंग में बी डी आई चेक कर लो, कहाँ चला गया बी डी आई, यहाँ पर है बी डी आई, चलो ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर फिर से बताओ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाँ, परचेज ऑफ गुडविल। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, गुडविल परचेज करे, गुडविल क्या होता है? बैलेंस शीट में रहता है ना, ऑपरेटिंग कैसे होगा? मैम डे टू डे बिजनेस के कारण गुडविल बनता है, तो ऑपरेटिंग। हाँ, गुडविल तो बनता है, लेकिन ये तो तुम्हारे बिजनेस के कारण नहीं बना है, तुम किसी और का गुडविल इन्वेस्ट, परचेज ऑफ गुडविल, ये हम लोग का फिक्स्ड एसेट है ना, इंटेंजिबल, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग। कैश पेड टू सप्लायर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ, और इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड है बेसिकली। फाइनेंसिंग, हाँ, वेजेस एंड सैलरी। ऑपरेटिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट। इन्वेस्टिंग, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, हाँ, ऑपरेटिंग, पेटेंट बेच, नहीं, पेटेंट तो फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट बेचना ही तो इन्वेस्टिंग हो गया ना, पेटेंट है ना, टाइप देखो। यस, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, हाँ, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फाइनेंस, फाइनेंसिंग, हाँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, अच्छा, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग, हाँ, इन्वेस्टिंग। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब चेक करते हैं इन्वेस्टिंग में क्या क्या आ रहा है। के जे और ये हो गया पी क्यू यू भी, ठीक है, चेक करते हैं। ये हम लोगों ने क्या लिया? इन्वेस्टिंग वाला लिया। चलो, इन्वेस्टिंग वाले में चेक करते हैं। के जे तो नहीं है, जे तो कहीं और है ऑपरेटिंग में। अच्छा, पी है, क्यू है, यू है, वी है, ठीक है, तो जे वाला गलत हो गया है हमारा, ठीक है, तो जे वाला चेक करते हैं। जे, ओ जे, मैम वो एल है, ओ एल है, हाँ ठीक, एल होगा, ठीक है, एल चेक कर लेते हैं। हाँ, एल तो है, चलो ठीक हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टिंग। अब ऑपरेटिंग में देखते हैं, ऑपरेटिंग में क्या क्या है। एम, और ये वाला भी था, ये भी ऑपरेटिंग था, एम ओ, और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, ये तो हम लोग का इन्वेस्टिंग हो गया। एम ओ एस टी, एम ओ एस टी, ये है ऑपरेटिंग। चलो चेक करते हैं ऑपरेटिंग में एम ओ एस टी, हाँ चलो ठीक है, बाकी आगे का तो कवर हो गया हम लोग का। और फाइनेंसिंग में एन और ये आर, एन और आर, फाइनेंसिंग में एन और आर, ठीक है, चलो यहाँ तक हम लोग का सही हुआ है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। रेंट रिसिप्ट तक हो गया था। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ, इनकम टैक्स पेड। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, डिविडेंड, हाँ, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। फाइनेंसिंग, सॉरी फाइनेंसिंग, हाँ, फाइनेंसिंग। अंडर राइटिंग कमीशन पेड।
Financing. ऑपरेटिंग फाइनेंस नहीं, फाइनेंसिंग। अंडरराइटर कमीशन पेड क्यों फाइनेंसिंग यस मैम होगा? ये मैम तो क्योंकि शेयर बिक शेयर वाले जब का। इशू हाँ, इसीलिए। रेंट पेड ऑपरेटिंग Operating. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट Investing. इन्वेस्टिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग, लोन है। कैश क्रेडिट ये भी लोन है। वर्किंग ये भी फाइनेंस होता है। कैश क्रेडिट लोन मतलब होता है ना कि जैसे कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है, डे टू डे के बिजनेस एक्टिविटी को चालू रखने के लिए, इसे कैश क्रेडिट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, फाइनेंसिंग Financing. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोल रहा है तो Investing. इन्वेस्टिंग होना चाहिए। अब बोल रहा है मैम हाईली मैम एक तरह का लिक्विड, लोन ही हुआ ना नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं ना हम लोग, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म लोन नहीं है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट तो एसेट होता है ना, यस मैम है ना। डिपॉजिट कर रहे हैं जैसे कि बैंक में पैसा डिपॉजिट रख रहे हैं तो फिर एसेट हो गया। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, Cash and cash equivalent. हाँ ये होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस पे हम लोगों ने लिखा था ना कि विदाउट रिस्क ऑफ हाईली मतलब रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, तब इसे हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स रिसिप्ट Operating. ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। अच्छा अब चेक करते हैं ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा। WXAA, तो ये देखो WXAA और GG ये ऑपरेटिंग में आ गया। चलो ये हटा देते हैं, ऑपरेटिंग वाला हमें मिल गया। अच्छा इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा? इन्वेस्टिंग में आ रहा है हमारा ये, यहाँ से ऐसे था रेंट पेड। इन्वेस्टिंग में आ रहा है अंडर राइटर कमीशन पेड, नहीं किधर किधर चला गया। ठीक है हम एक बार चेक कर लेते हैं। BBEE तो हाँ ब्रोकरेज पेड ऑन, हाँ ये ऐसे रहेगा BB, ये हो गया BB और EE, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। चलो ये भी BB और EE। अच्छा ये हो गया। और फाइनेंसिंग में आएगा हम लोग का ये YZCCDD, चेक करते हैं YZCCDD, YZ, हाँ ये रहा YZCCDD और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में FF हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। चलो ठीक है, ऐसा पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। अच्छा और देख लेते हैं इस पे क्या क्वेश्चन बना है। इलास्ट्रेशन 2 यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड परचेज डिवेंचर ऑफ 10 लाख ऑफ वाई लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड ने डिवेंचर परचेज किया है, मतलब इशू नहीं किया है, कंपनी किसी और का डिवेंचर परचेज किया मतलब इन्वेस्टमेंट है, जो रिडीम मतलब जिन्होंने वाई लिमिटेड ने बोला है कि ये डिवेंचर रिडीम कर देंगे 3 मंथ्स में। ठीक है, हाउ विल यू शो दिस आइटम एज पर AS3 व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो देखो क्या बोल रहा है, AS3 कैश consist of cash in hand balance with bank and short term highly liquid investment, है ना। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश रहता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और उसके साथ साथ रहता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनका डिवेंचर परचेज किया है, और डिवेंचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म होता है। ये लोग बोल रहे हैं 3 मंथ्स में जो है पे कर देंगे। अब ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, और बताया है रिडेम्पशन पीरियड दिया है तो रिडीम तो होगा ही। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख made in debenture is for short term period then it is an item of cash equivalent, इसीलिए ये cash equivalent होगा। however if investment of 10 lakh made in debenture is for long term period, जैसे कि ये है नहीं, लेकिन अगर ये long term होता तब इसे हम लोग कहाँ पर दिखाते, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि हम लोगों ने किसी और कंपनी में डिवेंचर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि हमें उससे इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। अगर ये डिवेंचर मोर देन 1 ईयर के लिए होता यानी लॉन्ग टर्म होता तो हम लोग इसे बोलते कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन क्योंकि ये 3 मंथ्स के लिए हो जा रहा है तो इसीलिए हम लोग इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है फिर से क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है, इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये क्या होगा, मतलब ये कौन से एक्टिविटी में जाएगा। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इस बात का ध्यान रखो। फाइनेंस जैसे ये बैंक है ना, फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, ये नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है। बैंक के तरह सोचो, बैंक या अदर कोई इंस्टीट्यूट जो फाइनेंस का काम करता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हाँ फिर ये इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी से इंटरेस्ट मिला है उसके होल्डिंग कंपनी को और उस पर TDS कट गया। ठीक है,
उस पे टीडीएस कटा, मतलब अर्निंग है ना, तो अर्निंग पे टीडीएस कटता है, तो ये कौन से एक्टिविटी में ऑपरेटिंग जाएगा? एक्टिविटी। अच्छा ये देखो चेक करते हैं हम लोग। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आंसर है। टैक्स डिडक्टेड जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। क्यों? देखो ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, ये मेरा इनकम थोड़ी ना है, मेरा डायरेक्ट इनकम थोड़ी ना है, मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, मेरे सब्सिडियरी कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, उसका टैक्स डिडक्टेड हो रहा है, टीडीएस कट रहा है, अर्निंग है। लेकिन मेरा डे टू डे का बिजनेस का सेल करके अर्निंग तो है नहीं, तो ये मेरा क्या होगा? पहला बात है सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तभी तो इंटरेस्ट है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इस पे टीडीएस कट रहा है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट परचेस करने पे कुछ भी ब्रोकरेज वगैरह देते हो तो इन्वेस्टिंग का होता है पार्ट, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया तुम लोगों ने। तो टीडीएस अगर कट रहा है, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट कैसे रिसिप्ट हो रहा है? हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, हाँ सब्सिडियरी में किया है लेकिन इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर बोल रहे हैं डिपॉजिट विद बैंक फॉर ए टर्म ऑफ 2 years, कर चुके हैं हम लोग, 2 years का एफडी हो गया ना, तो ये क्या ट्रीटमेंट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बैंक में हम लोगों ने पैसा जमा किया है 2 साल के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा फिर उसके बाद बोल रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट टुवर्ड्स लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर। ये जब इनडायरेक्ट मेथड हम पढ़ा रहे थे तब ऐसा मैंने नहीं सोच के देखो, तब मैंने एक एग्जांपल दिया था। ये ऑपरेटिंग तो नहीं होता है डायरेक्टली, पीएल में जाता है। ये कौन सा आइटम है? पीएल में 3 आइटम है जो ऑपोजिटली ट्रीट करना पड़ता है, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करते हैं ना, तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने सेम यही वाला एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट का, अगर तुम लोगों ने नोट डाउन किया है तो देख सकते हो। तो ये देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा, ठीक है। और इसे हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सोन एज सेपरेट हेडिंग अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है, बट है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और लास्ट यहाँ बोल रहा है बैड डेट रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ कहाँ पर दिखाएंगे? ये हम लोग क्या करते हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना पड़ता है, और जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड करते हैं तो इसे एड बैक करेंगे, क्योंकि ये भी डेप्रिसिएशन के तरह एक नॉन कैश आइटम है, ठीक है। इट इज अ नॉन कैश आइटम विच इज एडजस्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और लॉस अंडर इनडायरेक्ट मेथड टू अराइव एट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जस्ट इतना बताना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कैश फ्लो बनाने के लिए दिया है, हम बना के नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ आंसर दिखा देते कैसे होगा, क्योंकि कैश फ्लो मैंने काफी सारा तुम लोग को बना के दिखाया, तुम लोग भी बोर हो जाओगे। इसको हम क्या बना के दिखाए, यहाँ पर तुम लोग जस्ट देख लो क्या ट्रीटमेंट होगा, तुम लोग को खुद पता है क्या करना है। यहाँ पर हम लोग को डायरेक्ट मेथड से ही करके दिखाया, इनडायरेक्ट मेथड से नहीं करके दिखाया है, ठीक है। हम यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया और बोल रहा है कि प्रिपेयर करो कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि तुम लोग इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये तो ओपनिंग है, ये तो हम लोग जो है लास्ट में चेक करेंगे, ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग में हमें पहुंचना है। तो शेयर कैपिटल शेयर इशूड, ये कहाँ पर जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये सब हमारा पॉजिटिव फिगर में जाएगा, ठीक है। इसमें से हमारा सारा इनकम है, तो देखो ये पॉजिटिव फिगर में रहेगा। शेयर कैपिटल यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, ये देखो इन्वेस्टिंग वाला दिखा देते हैं। ऑपरेटिंग वाला भी एक है, ऑपरेटिंग वाला कौन सा? कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000, ये देखो 3,50,000 वाला, ठीक है, ये हो गया ऑपरेटिंग वाला। अच्छा उसके बाद हम लोग का सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये देखो सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 70,000 मिल गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल इशू हुआ है 5 लाख, ये देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख, ठीक है। अच्छा अब पेमेंट साइड देखते हैं, पेमेंट साइड मतलब सारे नेगेटिव में फिगर आ जाएंगे। पेमेंट जैसे बोल रहा है कि पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल्स 90,000, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ये देखो 90,000 का यहाँ पर पेमेंट है अकाउंट पेबल्स, ठीक है, ये ट्रेड पेबल हो जाता है बेसिकली 90,000। सैलरी वेजेस ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा 25,000 नेगेटिव। पेमेंट फॉर ओवरहेड ये भी ऑपरेटिंग में जाएगा 15,000। अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा गया है 4 लाख, यहाँ पर नेगेटिव में दिखेगा। डिवेंचर रिडीम किया गया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, ये देखो डिवेंचर रिडीम 50,000। फिर यहाँ पर बोल रहा है बैंक लोन रीपेड, ये भी फाइनेंसिंग में चला जाएगा 2,50,000। और टैक्सेशन 55, डिविडेंड पेड 1 लाख, तो डिविडेंड पेड यहाँ पर आ जाएगा। टैक्सेशन जो है वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा 55,000 नेगेटिव, ये रहा।
55,000 नेगेटिव। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो बस और कुछ नहीं, अब क्या करना है, ये सारे खर्चे को टोटल करना है जैसे हम लोग करते हैं। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया तो नेट कैश यूज्ड हो गया। फिर यहाँ पर भी नेगेटिव आया तो नेट कैश नहीं, ये पॉजिटिव आया तो नेट कैश यूज्ड, यहाँ पर यूज नहीं, ये जनरेट होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये जनरेट होना चाहिए। लेकिन ये 5 लाख, ये क्या नेगेटिव आएगा, तो ये हो गया 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, हाँ ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये जनरेट होगा। और तीनों का जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये 65 नेगेटिव आ रहा है। अब इसमें हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर देंगे, जो कि है 10,000 और 70,000, 80,000। यहाँ पर 80,000 ऐड करने पे 15,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये देखो 10 + 5 15, ठीक है। तो ये किया हुआ चीज है, इसको हम और अलग से नहीं बता रहे, इसीलिए जस्ट यहाँ से दिखा दे रहे। और एक ऐसा क्वेश्चन है, वो भी बता देते, लास्ट क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 5, प्रिपेयर कैश फ्लो बोल रहा है। प्लांट एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ 8% डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके प्लांट आया है, तो ये कैसा ट्रीटमेंट होगा बताओ। डिवेंचर इशू करके प्लांट आया है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू फाइनेंस। डिवेंचर। डिवेंचर इशू करने से क्या होता है, बैंक टू डिवेंचर होता है ना, तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये एंट्री होगा हमारे कैश फ्लो में 1,56,000 का? नो, क्योंकि इसमें कोई कैश फ्लो एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ नहीं है, तो इसका हमें कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं आएगा कहीं पर भी। क्लेम रिसिप्ट फॉर लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, आग लग के जो है हम लोग का एसेट जल गया है, उससे हमें क्लेम रिसिप्ट हुआ है 49,600, ये होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना। अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडियरीज, ठीक है, अगर हम लोग सब्सिडियरीज कंपनी को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ठीक है, लोन दे रहे हैं सब्सिडियरीज कंपनी को, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। ये दो चेक कर ले सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो 5th नंबर, ठीक है। अच्छा, आंसर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ये रहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि लास्ट में लिखा जाता है। ये देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लांट वाला 49,600 पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हमें पैसा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो सब्सिडियरी कंपनी को हम लोगों ने लोन दिया है, तो ये हम लोग का हो जाएगा, कितना लोन दिया था चेक करते हैं, अमाउंट के साथ टैली कर लेंगे। 4,85,000, ये देखो 4,85,000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडियरी कंपनी, क्योंकि लोन दिया है तो पैसा चला गया ना, तो इसीलिए नेगेटिव में दिखाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पॉजिटिव में दिखेगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों को, डिविडेंड मिला, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। टर्म लोन रीपेड, ये भी हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, जिसमें टीडीएस डिडक्टेड है 8,200, ये डिडक्ट किया हुआ है बोल रहा है, ठीक है, 8,200 डिडक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो was deducted on the above interest. बुक वैल्यू ऑफ प्लांट सोल्ड लॉस है 9,600, जो प्लांट बिका है उसका बुक वैल्यू इतना है, तो कितने में बिका होगा, 84,000, 9,600 लॉस पे बिका है, तो माइनस करो पता चल जाएगा। 74,400, ठीक है, 74,400, ये भी हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अच्छा, अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाने के लिए बोला है, बाकी चीजों को नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, फिर यहाँ से चेक करो, 80,500 आएगा, चेक करो। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसिप्ट 80,500, ठीक है, तो हम लोगों ने ठीक सोचा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड 60,400, ये भी आ जाएगा, ये भी अर्निंग है। लोन वाला तो पहले ही देख लिया। इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये दो नहीं आएगा, आइडेंटिफाई जरूर कर लिए, बट ये दो नहीं आएगा क्योंकि हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को दिखाने के लिए बोला गया है। तो 68,000 है, टीडीएस डिडक्ट किया गया है, लेकिन हमें रिसिप्ड अमाउंट दिखाना है, तो रिसिप्ड अमाउंट कितना हो जाएगा, कैश फ्लो तो इतना हुआ है 8200, इसे ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू दिखाते हैं, देखो दो तरह से दिखा सकते हैं, ये मेरा टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ था,
76,200 के रूप में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसमें से 8,200 आउटफ्लो हो गया। अब अगर 76,200 दिखाएंगे तो 8,200 आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा। ये देखो 76,200 इनफ्लो दिखा दिया, 8,200 आउटफ्लो दिखा दिया, या फिर नेट करके दिखा दो, बात एक ही है। तो ये भी ट्रीटमेंट दिख गया। और सेल ऑफ प्लांट ये देखो 74,400 ये दिखा दिया गया। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में आ रहा है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्लेम रिसीव हुआ है 49,600, तो ये ऐड करके इतना आ रहा है, ठीक है। तो हमें जस्ट यहाँ पर बताने के लिए बोला था कैसा होगा। तो इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये टीडीएस वाला कैसा ट्रीटमेंट करे, या तो नेट में दिखा दो या ग्रॉस में, दोनों को ही दिखाओ, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो अलग अलग वे में हुआ है। और एक चीज यहाँ पर देखने वाला था, दैट इज ये प्लांट एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो तो हो नहीं रहा है, इसीलिए इसको हमें नहीं दिखाना है, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन 3 हो गया। बाकी देखो यहाँ पर बता भी दिया है कि AS3 को पूरा समझने के लिए हमें फुल जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं वो करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है। तो AS3 भी जो छोटा सा पॉइंट बाकी है वो भी मैंने बता दिया, जो कि किया हुआ है तुम लोग का। और एक इस पे कुछ क्वेश्चंस है तो हमें यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, एंड में कुछ क्वेश्चंस है। तो AS3 पे अगर कोई क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन 1 ये हो चुका है AS1 के ऊपर। क्वेश्चन 2 भी AS10 के बेसिस पे है, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन 3 ये AS2 के बेसिस पे है। क्वेश्चन 4 ये भी AS2 है। क्वेश्चन 5 ये AS3 के बेसिस पे है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये AS3 के बेसिस पे है। मुझे लगता है लगभग सेम ही क्वेश्चन होगा जैसे हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। अभी आज देखा जो, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मनी लिमिटेड ए नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। फॉलोइंग एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट, इन्होंने बैंक अकाउंट में ये सारे एंट्रीज कर रखे हैं। इट हैज शॉर्ट योर एडवाइस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू द फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम। सप्लायर्स को लोन दिया है, इम्प्लॉइज को लोन दिया है, सब्सिडियरीज कंपनी को लोन दिया है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो ट्रीटमेंट क्या होगा। सप्लायर्स को लोन देना क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सप्लायर्स को क्यों पैसा दे रहे हैं हम लोग, लोन या एडवांस जो भी दे रहे हैं सप्लायर्स को, उनसे चीज लेंगे फ्यूचर में, इसी वजह से, ठीक है। इम्प्लॉइज को अगर दे रहा है तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी, लोन देना हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। हम लोग अपने डे टू डे बिजनेस के जो एक्टिविटीज है, जैसे कि ट्रेडर यानी सप्लायर, इम्प्लॉइज, इनको दे रहे हैं तो ये सब हम लोग का हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और सब्सिडियरी कंपनी को दे रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन हम अपने इम्प्लॉय को देते हैं तो उनसे बाद में डिडक्ट कर लेंगे ना वो पैसा काम करवा के, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। और सप्लायर्स को दे रहे तो उनसे बाद में जो है प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी को देंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडियरी स्मार्ट लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव। जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कंपनी में किया था उससे डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड फॉर द ईयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है, टीडीएस काट लिया गया है तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट मेड। जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था उस पे जो इंटरेस्ट अर्निंग हुआ उस पे टीडीएस जो है लगा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसको हम लोग नेट या ग्रॉस करके, मतलब बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग दिखाते हैं अगर दिखाना चाहते हैं, या फिर अगर हम लोग ग्रॉस इनकम नहीं दिखा के नेट दिखाते हैं तो इसको हमें ट्रीटमेंट दिखाने का जरूरत नहीं होता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस अगेंस्ट टू सप्लायर, ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज ही होगा, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर। सप्लायर को जो एडवांस दिया था उस पर इंटरेस्ट लिया हम लोगों ने और उस पर टीडीएस कटा, तो वो भी वैसे ही होगा। अगर हम लोग ग्रॉस में दिखाएंगे तो फिर हमें आउटफ्लो नहीं, इनफ्लो नहीं दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास इतना टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अर्न हुआ है, इतना टीडीएस काटा गया है, ठीक है। और अगर हम लोग नेट वैल्यू दिखाएंगे तो हमें नहीं दिखाना पड़ेगा, ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे तो हमें डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। बेसिकली इसका आंसर बोल सकते हो ये हमारा कोई एक्टिविटीज में जनरली नहीं आ रहा है, ठीक है। टीडीएस तो कट ही सकता है अलग अलग इनकम पे, अलग अलग एक्सपेंसेस पे, इनकम पे नॉर्मली कटता है, एक्सपेंसेस पे नहीं, सॉरी। तो ये टीडीएस जो है, जो हम लोग इनकम करेंगे उस पर टीडीएस कट सकता है, तो इसको अगर हम लोग जो एक्टिविटी है उसमें दिखा सकते हैं, या फिर इसका कोई ट्रीटमेंट ना करो, नेट वैल्यू दिखा दो अर्निंग का तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सेम ही था।
अच्छा, ये एस 10 का है, ये तो हो चुका होगा। ये भी हो गया। 8 नंबर ब्लू चिप कंपनी, ये भी हम लोग का हो गया है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हम लोग का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी AS3 का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 बस यही लास्ट था। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट था AS3 का क्वेश्चन, वो भी मैंने करवा दिया। ठीक है, अब इस पे अगर देखो तो एक ही एस बाकी है हमारा, जिसको हम इन्वेस्टिंग अकाउंटिंग जो है उस पे भी करवाते हैं, जैसे कि AS13। लेकिन इसका भी हम एक छोटा सा डिस्कशन कर देंगे, मतलब क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे कि कैसे करके ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, ये बता देंगे कब करवा रहे हैं। AS13 जो है ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना, उस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग अकाउंटिंग, ये इस पे पूरा चैप्टर ही है, वहां पर हम AS13 बताते हैं। तो इसको फिर भी एक बार डिस्कस कर देंगे, जैसे AS3 किया कि क्या क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।